अब ये कह रहे हैं खतियान मेरे परदादा के नाम है लेकिन जमाबंदी दूसरे के नाम का है। 1961-62 से रसीद कट रहा है। वह ऑफलाइन रजिस्टर 2 में यहाँ पर देखा, उसमें जो है ना प्राधिकार कॉलम खाली है और ये जो केस नंबर तथा तारीख भी नहीं लिखा है। उसके पास कोई रजिस्ट्री पेपर नहीं है, तो क्या करें। देखें, हम स्पष्ट तरीके से आपको बता दें कि अगर आपके पूर्वज के नाम से जमीन का खतियान दर्ज है, यानी ये जो कागजात होता है ना खतियान, जिसमें भूमि का पूरा इंफॉर्मेशन मौजूद होता है कि इसमें जो व्यक्ति का नाम दर्ज है, आपके दादा का नाम दर्ज है, आपके परदादा का नाम दर्ज है, आपके दादी का नाम दर्ज है, आपका जो पिता का नाम दर्ज है, तो जितने वंशज होंगे घर में, बेटा हो बेटी हो, सभी क्या है, उत्तराधिकारी हैं, सभी कानूनी तौर पर हकदार हैं। तो खतियान मेरे इनके परदादा के नाम है, यानी ये जो कागजात अब देख रहे हैं, इस कागजात में यहाँ पर परदादा का नाम है, लेकिन जमाबंदी दूसरे के नाम हो गया। ये कैसे संभव है। 1961-62 से रसीद कट रहा है और वह ऑफलाइन रजिस्टर 2 में देखा, ठीक है, और वो कॉलम खाली है, दाखिल खारिज केस नंबर तारीख भी नहीं लिखा है, उसके पास कोई रजिस्ट्री का पेपर नहीं है। तो हम बता दें ना, ये फर्जी तरीके से वो क्या किया है, जमीन का दाखिल खारिज करवा लिया। अगर उसका रसीद कट रहा है ना, तो दाखिल खारिज करवा लिया, लेकिन वो सब दर्ज नहीं किया, सिर्फ जमीन का रसीद कटवा लिया। और आज हो सकता है कि ऑनलाइन भी जो है वो अपना नाम दर्ज करा लिया है। तो अब जमाबंदी अगर दूसरा के नाम पर चला गया है ना, तो आपको उपाय है, ऐसा नहीं है कि आप जो है इससे बच नहीं सकते हैं। इसके लिए उपाय है और वो जो है ना उसका आपको पालन करना पड़ेगा। अब इसके लिए उपाय क्या है, क्या प्रक्रिया है, आखिर कहाँ हम जाएंगे। तो देखें, आप यहाँ पर जाएंगे एडीएम कोर्ट या आप कह सकते हैं कलेक्टर कोर्ट। आप वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जमाबंदी कैंसिलेशन का केस फाइल होता है, जमाबंदी रद्दीकरण का केस फाइल होता है। और जमाबंदी रद्दीकरण का आप क्या करेंगे, केस फाइल करेंगे। अब जो है यानी क्या होगा कि जो व्यक्ति फर्जी तरीके से जमाबंदी कायम करा लिया है, उसको नोटिस भेजा जाएगा। अभी तो उसका फर्जीवाड़ा पहले साबित होगा, तब तो वो, अगर ये साबित हो गया कि वो बड़ा फर्जीवाड़ा किया है, तब तो उसका जेल जाना भी तय है, यानी बच तो वो नहीं सकता। लेकिन पहले उसको नोटिस भेजा जाएगा, उससे जवाब मांगा जाएगा। आप जो है एक तरह से यहाँ पर उसके ऊपर जो है आरोप लगा दिए हैं, आप उसके ऊपर केस फाइल कर दिए कि वो गलत तरीके से ज़मीन का जमाबंदी कायम किए हुए हैं, तब तो उसको जवाब देना पड़ेगा। तो जो कलेक्टर हैं उनके पास अब जवाब देना पड़ेगा और लिखित तौर पर वो जवाब देंगे कि आखिर उनका जमाबंदी कायम हुआ कैसे, कौन सा दस्तावेज है। आप कह रहे हैं कोई ज़मीन का रजिस्ट्री का कागजात नहीं है, हो सकता है उसके पास कोई कागजात हो, अगर होगा तो दिखाएगा, नहीं अगर दिखाएगा, अगर मान लेते हैं वहाँ पर, तो ये तो केस ही फाइल हुआ है जमाबंदी रद्दीकरण का, यानी जो जमाबंदी कायम हुआ है उस जमाबंदी को रद्द करना, उस जमाबंदी को यहाँ पर जो है कैंसिल करना, उसी का केस फाइल हुआ है। तो अब ये जो भी यहाँ पर अब साथ में देखें, अगर ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जमाबंदी जो है फर्जी जमाबंदी कायम हुआ और फर्जी जमाबंदी के आधार पर ये जो व्यक्ति है, यानी जो जमीन मालिक है, उसका नाम ना चढ़ के दूसरा व्यक्ति का नाम आ गया, तो इसमें जो दोषी, एक तरह से दोषी जो भी यहाँ पर कर्मचारी होंगे, दोषी कर्मचारी होंगे, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। ठीक है, अगर मान लेते हैं आज वहाँ से वो रिटायर हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। रिटायर हो गया व्यक्ति तो वही था, गलत वो किया और ये आज साबित हो गया। तो इस तरह का गलती अगर कोई करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। अब देखें, जमीन का खतियान अगर आपके पास है तो आपके नाम का जमाबंदी कायम होना चाहिए। देखें, जमीन का, जिसके नाम जमीन का खतियान कायम है, खतियान अगर मैं आपके परदादा का नाम यहाँ पर अगर दर्ज है, तो परदादा में के बाद जो जमीन के जो भी आपके दादा होंगे, अगर यहाँ पर छोटे दादा होंगे, तो दोनों भाई जो अपने नाम पर जमाबंदी कायम करा सकते थे। उसके बाद जितने भी उत्तराधिकारी हैं, आपके पिता हैं, आपके चाचा हैं, है ना, ये और भी अगर चाचा हैं, तो वो सभी जो है एक तरह से जमीन का जमाबंदी अपने नाम पर कायम करवा सकते थे। और इसलिए कि सभी लोग आपस में ज़मीन का बंटवारा करते, ज़मीन का पंचनामा बनवाते और ज़मीन जो है अपने नाम पर करवा लेते, ये पूरा प्रक्रिया होता।
और इसी प्रकार से अगर आपका भी कोई समस्या है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यानी हम आपके सवाल का जवाब देंगे, आपको बताएंगे आपको क्या करना है, कौन सा तरीका आपके लिए सही है, आपके साथ जो समस्या हुआ है उसमें आपको क्या फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर जैसे जमाबंदी रद्दीकरण के लिए आप कहीं कहीं जाकर आवेदन देंगे, कहीं पर जाकर आप गलत जगह केस दर्ज करा देंगे, उससे आपका पैसा बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा। आखिरकार किनको पावर है? ये जमीन का खतियान रद्द कराने की तो बात नहीं हो रही है, बात हो रही है जमीन का जमाबंदी को कैंसिल कराने की। तो हम आपको बताएंगे आखिरकार आपको क्या करना है, आपका समस्या का हल कैसे निकलेगा, आप क्या फॉलो कर सकते हैं। तो आपको क्या करना, आपको कमेंट बॉक्स में जाना, अपना समस्या लिखना है, बताना है कि आखिरकार जो है आपका समस्या क्या है, कब से है, कितने साल से है, और ये भी स्पष्ट कर दें कि आखिरकार जो है शॉर्ट में कि आपका विवाद जो है किस राज्य का है। इसलिए कि हम आपको इसलिए ये पूछ रहे हैं कि हर राज्य के लिए अगर बात करें, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या झारखंड हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, तो जो यहाँ पर राज्य है ना, कुछ राज्य के भी जो कानून है उसमें कुछ ना कुछ जो है अंतर होता है, लेकिन हमारे देश का जो कानून है वो सबके लिए एक है। अब किसी राज्य में अगर राज्य सरकार के द्वारा वहाँ एक अलग नियम बना दिया गया, किसी राज्य में राज्य सरकार के द्वारा जो नियम कानून है वो लागू कर दिया गया कि नहीं यहाँ पर इस बात को भी फॉलो किया जाना, वो भी हम आपको बताएंगे। अगला जो मामला है ना, मामला पूरा है 1985 से कायम करा लिया है फर्जी जमाबंदी, और उस टाइम पेपर नहीं मिला, जमाबंदी कैंसिल नहीं करा पाए। अब पेपर मिल चुका है तो क्या कैंसिल जो है नहीं करा सकते? देखें, जमाबंदी अगर फर्जी हो, जमीन का जो जमाबंदी है ना, ये हम पहले बता चुके हैं, जमीन का जमाबंदी अगर फर्जी हो, ठीक है, अब ये 1985 से कायम है किसी का, उस टाइम पर पेपर आपको नहीं मिला, आज पेपर मिला है, तो आज अगर पेपर मिला है आपका, एक तरह से आपको, आप पेपर निकाले और इसका साक्ष्य होगा, पेपर आप घर में मिला या पेपर का आपने नकल निकाला, जो भी कागजात है। अब जमाबंदी कराने वाला कौन है ये भी मायने रखता है। जमाबंदी कराने वाला परिवार का सदस्य है, हिस्सेदार है। जमाबंदी कायम कराने वाला आखिरकार कोई अन्य लोग है जिसका आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब देखें, परिवार के सदस्य में क्या होता है कि ये पूरी जमीन है, अब ये आधा हिस्सा परिवार का है, अब वो उन्होंने आधा शेयर ही कराया, और ये आधा शेयर पर वो अभी वर्तमान में कायम भी हैं और ये उनका कब्जा भी है, यानी दखल में भी है उनका। तो ऐसे सिचुएशन में इस तरह का जमाबंदी पर ऑब्जेक्शन लगाना इतना आसान नहीं होता। इसलिए देखें, कल को ठीक है आपको आपत्ति है परिवार के बंटवारे को लेकर, तो आप जाकर बंटवारा सूट कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह का जमाबंदी को आप जो है रद्द नहीं करवा सकते, इसलिए कि वैसी जमाबंदी जिस पर आपके परिवार के सदस्य जो है वर्षों से कायम भी हैं और उनका जमाबंदी जो है एक तरह से उतना ही जमाबंदी कायम किया गया जितना उनका हक बनता है, लेकिन आपको लगता है कि ये अधिक हक ले चुके हैं, इनका जो शेयर उतना नहीं होना चाहिए, यह आपकी हिस्से की ज़मीन को जो है अपने नाम करा लिए और आपकी ज़मीन को बेच दिए, तो ये सारा जो है मामला यानी सिविल कोर्ट में जाएगा। अन्यथा अगर ये जमाबंदी है, फर्जी जमाबंदी अगर कोई कायम करा लिया है, तो इसको रद्द करवाने के लिए आप जिला कलेक्टर के पास जा सकते हैं, आप एडीएम कोर्ट जा सकते हैं और जमाबंदी म्यूटेशन कैंसिलेशन का केस, जमाबंदी कैंसिलेशन का केस आप जो वहाँ पर फाइल कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए जो है आप किसी वकील से संपर्क करेंगे और उनको जो कागजात आपको मिला है वो कागजात दिखाएंगे, बताएंगे कि ये कागजात आपको मिला है और जो कागजात आपको मिला है उस आधार ये जमाबंदी कायम नहीं होना चाहिए, जमाबंदी कैंसिल होना चाहिए। अगर ये उस कागजात के आधार पर जमाबंदी कैंसिल लगेगा नहीं आपके वकील को कि नहीं ये जो कागजात आपको आज मिला है वो उसके आधार पर जमाबंदी कैंसिल संभव है, तो वो जमाबंदी कैंसिल हो जाएगा। आगे सवाल जो है ये कह रहे हैं, सर आप ये बताएं कि मेरे बाबा के नाम से सारा ज़मीन है और सारे लोग वगैरह में कोई जो है और बंटवारा सही ढंग से या बराबर नहीं हुआ है, किसी के पास जो है ऑनलाइन रसीद नहीं है और उस पे अपने भाई के ज़मीन के ऊपर जो है 44 लगा सकता है। देखिए, बंटवारा हो चाहे नहीं हो, पोजीशन क्या कहता है,
और पोजीशन जो है के आधार पर जो है अगर आप उनके पोजीशन को डिस्टर्ब करेंगे, आप उनके पोजीशन को अगर कब्जा करने का प्रयास करेंगे तो उस हिसाब से वो जो है यानी धारा 144 या यहाँ पर जो धारा 163 है जो वर्तमान में ये धारा है, अभी नई धारा, उसके तहत जो है स्टे लगाया जा सकता है, कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन बंटवारा नहीं हुआ है तो देखें, बंटवारा जो है वो तो इसका मतलब क्या होता है कि ज्वाइंट में सभी लोग उस संपत्ति के हकदार हैं। लेकिन अगर आपका बंटवारा नहीं हुआ है तो आज 144 लगाने की वजह क्यों है? ताकि कोई उस पर किसी प्रकार का कोई या तो निर्माण कार्य करा रहा होगा या उसको एक तरह से कब्जा करने का प्रयास कर रहा होगा या उस पर फसल लगा रहा होगा। तो जो भी कर रहा है यानी वो उनको करना नहीं है। बिना बंटवारा का आप किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करा सकते हैं। अगला सवाल है 5 डिसमिल पर्चा का जमीन है, किसी दूसरे के नाम से पर्चा है। मैं इस जमीन पर 40 सालों से घर बनाकर रह रहा हूँ। पर्चाधारी ने मुझे 50 रुपये स्टाम्प में लिखे दान दिया था। रसीद मैं अपने नाम से करवाना चाहता हूँ, उपाय बताएं। देखें, हम आपको ये स्पष्ट तरीके से बता देते हैं। ये जो जमीन का आप टुकड़ा देख रहे हैं ये जमीन है और इस जमीन का जो है पर्चा जो है वो ये भी दूसरे के नाम पर है, दूसरे के नाम पर। और आपका यहाँ पर सबसे बड़ा है कि दखल है, तो दखल के हिसाब से आपको अधिकार मिल सकता है, अधिकार मिल सकता है, ये तय है। लेकिन पर्चा जो आप 50 रुपया स्टाम्प पर लिखित में ले लिए हैं और अगर ये अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है तो इस तरह का दान जो है वो कानूनन मान्य नहीं होगा और ना उसके आधार पर जमीन का आप रसीद जो है अपने नाम पर करवा सकते हैं। हाँ, दखल के आधार पर जो है आप अपना दावा पेश कर सकते हैं और डिपेंड करता है कि जो है हर साक्ष्य को देखते हुए, हर सबूत को देखते हुए, इसलिए कि आप भी उस पर 40 सालों से मकान बना कर रह रहे हैं। हर साक्ष्य को देखते हुए जो है प्रतिकूल कब्जा के तहत आपको कानूनी तौर पर जो है मालिकाना हक मिल सकता है। लेकिन 50 रुपया वाला जो स्टाम्प है उस पर आपने जो दान लिया है उस आधार पर आज आप जमीन का रसीद नहीं कटा सकते हैं। अगर आपका दान पत्र जो है वो रजिस्टर्ड है, मतलब कोई रजिस्टर्ड दान पत्र है, यानी आप जमीन का रजिस्ट्री ऑफिस में गए, निबंधन कार्यालय में गए और वहां पर जाकर जो है आपका दान पत्र जो है वो तैयार हुआ, तो ऐसा अगर कोई दस्तावेज पहले का बना हुआ तो उस आधार पर दावा साबित भी हो सकता है। मौखिक तौर पर जो है तैयार किया गया दस्तावेज का कानूनी मान्यता नहीं है। अगला सवाल है, आई एम फेसिंग सच प्रॉब्लम, आई हैव गिवन एप्लीकेशन टू एडीएम फॉर द यहाँ पर लास्ट 2 ईयर, सीओ हेल्प द पीपल विथ द फेक जमाबंदी एंड गॉट इट। देखें, हम आपको बता दें, अगर कोई भी अंचल अधिकारी के द्वारा जो है फर्जी जमाबंदी वाले को वो प्रोटेस्ट करते हैं या फर्जी जमाबंदी जो है उन्होंने अगर कायम किया है तो एक बार आप अपने साक्ष्य के आधार पर जो है ना, साक्ष्य जो है के जो है आधार पर आप जो है आप एक बार एडीएम कोर्ट में जो है एडीएम कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से आप आवेदन दिए, सुनवाई नहीं हुआ, वकील के माध्यम से जो है माध्यम से आप केस फाइल करेंगे और इसमें जो है ना जो जमाबंदी गलत तरीके से जो है सीओ के द्वारा किया गया है उसके साथ साथ आप जो है सीओ की भी शिकायत करेंगे, यानी सीओ की भी यहाँ पर जो है शिकायत जो है आप करेंगे और ताकि स्पष्ट तरीके से बताएंगे किस तरीके से जो है गलत तरीके से जमाबंदी जो है वो कायम किया गया है। अगर फर्जी जमाबंदी कायम हुआ है और ये साबित होता है कि जमीन का फर्जी यहाँ पर जो है जमाबंदी कायम हुआ है तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में जो है उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अगला जो सवाल है ये कह रहे हैं, सर नमस्कार, एक बात हमको भी समझा दो प्लीज, क्या समाधान हो सकता है? हमारी पैतृक जमीन है और हमारे जो पिताजी है 2 भाई थे, एक ने अपना हिस्सा बेच दिया। देखें, ये बड़ा समस्या आपको देखने को मिलेगा कि जो ये जमीन है ये पैतृक जमीन है और पैतृक जमीन में मान लेते सभी लोग हिस्सेदार हैं। अब इनके जो पिता थे 2 भाई थे, ये तो जमीन, ये भी जमीन है और ये भी जमीन है, तो अब एक ये जो है ना ये बेच दिया गया। अब ऐसे आप समझ लें,
बेच दिया गया। अब इसको जो बेचा गया, एक भाई ने अपना जमीन बेच दिया, अब एक ने नहीं बेचा, फिर भी जिसने जमीन नहीं बेचा, जमीन नहीं वहाँ पर मिली है। अभी तक 45 साल हो गए, हमारे ताऊ ने जमीन बेची थी अपनी और हमारी यहाँ पर जो है पर कब्जा कर यहाँ पर करा दिया है। अब वो जो है यहाँ पर जाकर जो है देखते हैं तो आधी जमीन पर मकान बने हुए हैं और आधी जमीन खेती हो रही है। जो खेती कर रहा है उसने कहा कि भाई हमारी जमीन है, तो वह जो कह रहे हैं कि हमारी की है कि हमने तो खरीदा है इसको, जिसमें कि उसकी लगान वाली रसीद हम ही जो है कटवाते हैं, और वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जमीन पर मकान यहाँ पर जो है बन गया है। अब मकान भी 40-50 साल पुराना, तो इसमें क्या हम कर सकते हैं। देखें, अगर आप मकान को हटवाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये मकान टूट जाए, तो ये मत सोचिए कि मकान नहीं टूटेगा। अगर आप चाहते हैं मकान टूटना, मकान टूटेगा। अगर कोई घर बना लिया है आपकी जमीन पर, ये जमीन ये कोई खरीदा है ना, तो आपका शेयर पर कैसे, जो जमीन का कागजात कहता है, अब जिसको इतनी समझ नहीं है कि कागजात जो कहता है, अगर वो कागजात जो होगा, जमीन का जो केवाला होगा और उस केवाला में जो लिखा होगा, जितना एरिया लिखा होगा, केवाला में जो जमीन का पोजीशन लिखा होगा, उससे वो जो है वहीं तक जो है जमीन पर कब्जा कर सकता है, वहीं पर जमीन, उसी जमीन पर मकान बना सकता है। तो ये हो गया। और साथ में हम आपको बता दें कि ये सारा जो व्यक्ति जो मकान बना लिया है, गलत जगह पर बना लिया है, तो आपका दावा जो है उसका घर को ध्वस्त करवा सकता है अगर वो गलत जगह पर बना लिया होगा तो। लेकिन इसके लिए जो है आपको कानूनी जो है प्रक्रिया करना पड़ेगा। अब कानूनी प्रक्रिया में जो है ये आपको जो है एक तरह से अपना पोजीशन प्राप्त करने के लिए सिविल सूट के जो है फाइल करना पड़ेगा, है ना, सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा। और आपका जो पोजीशन है, रिकवरी पोजीशन का केस फाइल करना पड़ेगा। आपको सिविल कोर्ट में जो है टाइटल का दावा करना पड़ेगा। और साथ में अवैध रूप से जो व्यक्ति है आपके ज़मीन पर कब्जा किया है, उस सभी को नोटिस देना होगा। अब वो जाकर जवाब देंगे कि हम ज़मीन खरीदे हैं, तो जो खरीदे हैं उसी ज़मीन पर आप मकान बना सकते हैं, और जो ज़मीन को आप खरीदे नहीं उस पर आप मकान नहीं बना सकते। तो अगर उस पर आप बना लिए हैं तो बहुत बड़ा गलती कर चुके हैं, और अगर ये ऐसा आप कर लिए हैं तो आपको बड़ा समस्या जो है वो झेलना पड़ेगा। अगला जो सवाल है, 3 भाई के नाम की जमीन एक भाई से जो है लिखा लिया। अब मान लेते हैं 3 भाई का नाम का जमीन है, एक भाई से लिखा लिया था, है ना, बट उस जमीन पे जो है पार्टीशन सूट चल रहा था। कोर्ट जो है उसका केवाला कैंसिल कर दिया, तब उसने फर्जी जमाबंदी कायम करा लिया। उसका कोई यहाँ पर आधार है, दबंग था इसलिए कुछ जो है कर नहीं पाए। अब क्या करें, अब क्या करना हम आपको बता दें। उसका केवाला जो कोर्ट कैंसिल किया था उसका कागजात होना चाहिए, ठीक है, और वो कागजात जो है कोर्ट के द्वारा जो कैंसिल किया गया, उस कागजात का अब कहेंगे कि नहीं कर पाए, अब ये मामला 20 साल पुराना है ना, तो 20 साल पुराना है तो एक बार हो सकता और कोर्ट जाना पड़े, लेकिन जमीन वापस जरूर प्राप्त कर लेंगे, इतना तो तय है। जमीन देखें, दबंग यहाँ पर जो है कानून के नज़र में जो मामला चला जाता है ना, तो वो दबंगई अब दिखाएगा तो वो भी नहीं बच सकता है, वो भी पूरी तरीके से उसी ज़मीन के लिए। देखें क्या होता है, बहुत लोगों को डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, तो अब ज़मीन के लिए डरा दिया रहा है, धमका दिया जा रहा है कि हम दबंग हैं, लेकिन जो मामला कानून में चला गया, अब वो कानून में अगर वो गलत कर देता है तो अब वो है कि उस ज़मीन के लिए वो भी नहीं बच सकता। आप किसी के साथ मारपीट अगर करेंगे और ये साबित हो गया कि आपने मारपीट किया है तो आप भी नहीं बचेंगे। इसलिए ये समझना जानना बेहद जरूरी है। आज मजिस्ट्रेट के पास आवेदन जाता है, थाना के पास आवेदन जाता है, तो शांति भंग ना हो इसलिए उस पर धारा 144 धारा 163 लगा दिया जाता है। कारण इसीलिए कि विवाद नहीं हो, मारपीट नहीं हो, शांति बनाई रखे। और यहाँ पर उसके बाद जो है देखा जाएगा, दोनों का कागजात देखेंगे, उसके बाद निष्कर्ष होगा कि क्या आखिर विवाद का क्या वजह है। लेकिन यहाँ पर जो है इस तरह का धारा लगा दिया जाता है, आपको जो उल्लंघन करेगा उस पर ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर मान लेते हैं ये लगाने के बावजूद जो है
कोई इस धारा का उल्लंघन करेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो कागजात जो है अगर आपके पास वैसा है जो कि केवाला को कैंसिल कर दिया था, उसमें सारा कुछ मेंशन है, तो उसका नकल आज आपको निकालना चाहिए। और उसके बाद देखें अभी क्या होगा कि अब जमाबंदी को हम रद्द करा रहे हैं। तो जमाबंदी रद्द कराने के लिए जो है यहाँ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आपको जाना पड़ेगा और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है ही जमाबंदी को रद्द करेंगे। लेकिन देखेंगे, कागजात देखेंगे, अगर आपके पास साक्ष्य है वो साक्ष्य देखा जाएगा, सबूत देखा जाएगा। तो अब जो है एक बार जो है उनका आदेश जब आ जाएगा तो उस व्यक्ति का जमीन का जो जमाबंदी गलत तरीके से कायम करवाया वो जमाबंदी रद्द हो जाएगा। अगला सवाल है, सर मैं वादी हूं और प्रतिवादी के पास मेरा जो है यहाँ पर कोर्ट से नोटिस आ रहा है, फिर भी वह नोटिस लेने से जो है मना कर दिया है, 2 बार कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा है, करीबन 3-4 बार नोटिस आ चुका है, क्या होगा? ये जमीन विवाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऐसे मामले में इस कंडीशन में आपको जो है समझना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि आप जो है वादी हैं और आपने केस जो फाइल किया, प्रतिवादी जो है यहाँ पर प्रतिवादी नोटिस नहीं ले रहा है ना, तो अब नोटिस वो नहीं ही ले, आपको कोई इससे जो है नुकसान नहीं है। एक वादी को अगर प्रतिवादी नोटिस नहीं लेता है कोई नुकसान नहीं है, आपके पक्ष में जो है ना आदेश जारी हो जाएगा, एक तरफा डिग्री आपके पक्ष में हो गया। अब अगर वो व्यक्ति प्रतिवादी फिर भी अपील नहीं किया तो उस डिग्री के आधार पर जो है आप एक्शन ले सकते हैं। लेकिन फिर बाद में जो है प्रतिवादी कहीं जाकर जो है अपील कर देता है समय के अंदर, है ना, समय के अंदर जो है कहीं आगे ऊपरी अदालत में उसको अपील में जाना होगा, वो सारा प्रक्रिया फिर जितना वो नोटिस नहीं लिया है करीबन 3-4 बार, उतना जो है ना उसको उससे अधिक भाग दौड़ अब करना पड़ेगा, यानी ताकि आपके पक्ष में जो आदेश आ गया है ना उसका पालन नहीं हो जाए, इसलिए उसको रोकने के लिए। इसलिए होता है कि मान लेते हैं आपका निचली अदालत में जो है किसी का जजमेंट आ गया, अब निचली अदालत में अगर जजमेंट आ गया तो अगर वो सक्षम है और उसको भी लगता है कि नहीं अब जो है एक तरह से न्याय नहीं मिला हमको, हम अपने जगह पर सही है, तो लोग फिर ऊपरी अदालत जो है हाई कोर्ट में भी अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करते हैं। तो आगे अपील करने के लिए लोग जो है वो स्वतंत्र हैं। अगला सवाल है, मेरा जमीन का रजिस्ट्री हो गया लेकिन 2010 के बाद जो है रसीद नहीं कट रहा, उससे पहले कट रहा था, रजिस्टर में जो है ना 0 डिसमिल यहाँ पर जो है कर दिया, अब क्या होगा? तो देखें ये चीज़ क्या होता है कि ज़मीन का जो रजिस्ट्री है, ठीक है, रजिस्ट्री सबसे पहले जो है हो गया है और यहाँ पर 2010 के बाद 2010 में आपका रसीद कट रहा था और उसके जो है ना पहले कट रहा था और रजिस्टर में 0 डिसमिल किया गया है। तो देखें ये तो क्या होगा कि आप जो है RTI लगाकर जो है आप इंफॉर्मेशन आप निकालेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन किस बात का होगा कि आखिरकार आप जिस प्लॉट की बात कर रहे हैं उस प्लॉट का नंबर, प्लॉट नंबर, साथ में जिस खाता का वो प्लॉट है उस खाता का इंफॉर्मेशन में इस प्लॉट का इंफॉर्मेशन चाहिए इस खाते से, और जो क्षेत्र है जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्म आता है, फॉर्म आप भरेंगे इंफॉर्मेशन निकालने का, और इसका जो है ना ये प्लॉट का पूरा इंफॉर्मेशन आप निकलवाएंगे। अब पूरा इंफॉर्मेशन आप निकलवाएंगे और उस इंफॉर्मेशन में क्या कहता है आखिरकार वो पूरी जानकारी होगी, और इसमें क्या होगा स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार इसमें 0 क्यों किया गया, किस वजह से 0 करने का कोई वजह तो होगा, तो आखिरकार 0 क्यों किया गया है, तो ये स्पष्ट हो जाएगा वहां पर कि 0 करने का वजह क्या है।